Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. And this is the series of soil fertility lecture, and we are discussing about phosphorus. And today we will discuss about factors affecting phosphorus fixation and phosphorus solubility. So in earlier lectures we have discussed about what is phosphorus fixation. Actually, phosphorus fixation or phosphorus retention is the process of phosphorus adsorbed on clay minerals plus phosphorus precipitation. So these two processes fix the phosphorus, and phosphorus is not available in soil solution. That's why phosphorus availability is reduced, or we can say phosphorus solubility is reduced. So phosphorus adsorption and precipitation are responsible for phosphorus fixation. And we have discussed that phosphorus adsorption actually is sorption process which is consist of adsorption plus chemosorption. तो इसमें दो प्रोसेस होते हैं सॉर्प्शन में, एडजॉर्प्शन एंड कीमोसॉर्प्शन, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसको मैं अभी ब्रीफ में बता देता हूँ। एडजॉर्प्शन में क्या होता है, फास्फोरस किसी मिनरल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज के साथ अट्रैक्ट होकर के वहाँ अटैच हो जाता है, इसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन, और कुछ टाइम बाद ये सॉइल सॉल्यूशन में रिलीज हो जाता है। तो ये अवेलेबल हो जाता है जो एडजॉर्ब है। लेकिन जो कीमोसॉर्प्शन में फास्फोरस बॉन्ड बनाता है, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, और ये दो एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है और सिंगल के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, और जब ये डबल बॉन्ड हो जाते हैं तो फिर ये ईजिली अवेलेबल नहीं होता है। इसको हम कीमोसॉर्प्शन कहते हैं। कीमोसॉर्प्शन में बॉन्ड बनाता है जबकि एडजॉर्प्शन में बॉन्ड नहीं बनाता है, सिंपली पॉजिटिव चार्ज के साथ अटैच रहता है। एक तो इस तरह से हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, जो पॉजिटिव चार्ज हैं वहाँ किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उस पॉजिटिव चार्ज पे आ जाए, या हाइड्रोक्सिल आयन को रिप्लेस करके वहाँ पे आ जाए, उस तरह से प्रोसेस हो सकता है। तो लेकिन ये जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है मेनली आयरन एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड्स पे होता है। तो ये फास्फोरस एडजॉर्प्शन के प्रोसेस हैं, एडजॉर्प्शन एंड कीमोसॉर्प्शन। प्रेसिपिटेशन में क्या करते हैं, इनसॉल्युबल कंपाउंड्स बनते हैं। किसके, अगर एसिडिक सॉइल है तो एल्युमिनियम आयरन के साथ फॉस्फेट के इनसॉल्युबल कंपाउंड बनते हैं। अगर सॉइल पीएच हाई है, अल्कलाइन सॉइल है, तो कैल्शियम के साथ कैल्शियम फास्फेट इनसॉल्युबल कंपाउंड बनते हैं और वो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। तो इस कारण से जो फास्फोरस है वो सॉइल सॉल्यूशन में अवेलेबल नहीं होता, प्लांट अवेलेबिलिटी इज रिड्यूस्ड। तो व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द फास्फोरस फिक्सेशन, इसका मतलब वो फैक्टर क्या है, एडजॉर्प्शन को भी अफेक्ट कर रहे हैं और प्रेसिपिटेशन को भी कर रहे हैं। जब फास्फोरस फिक्सेशन होगा डेफिनेटली फास्फोरस सॉल्युबिलिटी इज रिड्यूस्ड, क्योंकि यहाँ इनसॉल्युबल कंपाउंड बन जाते हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं कि क्या क्या वो फैक्टर्स हैं। तो अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे तो आपको उसके बारे में पता चलेगा। तो इम्पॉर्टेंट वन फैक्टर इज टाइप ऑफ सॉइल मिनरल्स, कि सॉइल में मिनरल किस टाइप के हैं। तो अभी मैंने बताया था कि एडजॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे एबिलिटी रिड्यूस्ड होती है, और ये एडजॉर्प्शन किस पे होता है, जनरली एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड्स। सो सॉइल विच कंटेन एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड्स, रिच इन एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड्स will absorb more and more phosphorus. That's why phosphorus fixation is more and phosphorus solubility is reduced. तो जिस सॉइल में आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड ज़्यादा होंगे, यदि वेदर्ड सॉइल है और उसमें एल्युमिनियम आयरन ज़्यादा है तो वहाँ फिक्सेशन ज़्यादा होगा। अगर हम ऑक्सीसॉल्स को देखें, वहाँ एल्युमिनियम आयरन ज़्यादा है तो फास्फोरस फिक्सेशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू मॉलिसॉल्स, जहाँ एल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड्स क्या हैं, कम है। दूसरा है मिनरल्स 1:1 टाइप ऑफ क्ले, एंड जहाँ ये 1:1 टाइप क्ले केलोनाइट ज़्यादा होगा वहाँ फास्फोरस फिक्सेशन ज़्यादा होगा। इसके 2-3 रीज़न हैं क्यों ऐसा है कि 1:1 में फास्फोरस फिक्सेशन इज मोर एज कंपेयर टू 2:1 टाइप क्ले। जहाँ क्लोनाइट ज़्यादा है वहाँ फिक्सेशन ज़्यादा होगा, और अगर माउंट मोरेलोनाइट है 2:1 टाइप है तो वहाँ फिक्सेशन कम होगा। तो जो पहला रीज़न है या एक्सप्लेनेशन है 1:1 टाइप में क्यों ज़्यादा फास्फोरस फिक्सेशन हो रहा है, क्योंकि ये जो 1:1 टाइप में होते हैं ये जनरली आर एसोसिएटेड विद हाई कंटेंट ऑफ एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड्स। तो ये एल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड्स ज़्यादा रहते हैं इनके 1:1 टाइप के साथ, तो फिक्सेशन ज़्यादा होगा। मैंने जैसे बताया कि एल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड्स पे या तो बॉन्ड बना लेता है एल्युमिनियम आयरन के साथ, या इन पे जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उस पर आके एडजॉर्ब होता है। दूसरा क्या होता है, इसमें 1:1 टाइप में एक्सपोज्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज़्यादा होते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH- ग्रुप जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो फास्फेट उनको रिप्लेस कर देता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे आ जाता है, तो वहाँ क्या होता है, फिक्सेशन ज़्यादा करता है।
तीसरा रीज़न क्या है कि जो पीएच डिपेंडेंट चार्जेस होते हैं वो 1:1 टाइप क्ले मिनरल्स में ज़्यादा होते हैं। तो पीएच डिपेंडेंट चार्जेस आपको समझना पड़ेगा क्या होते हैं। पीएच डिपेंडेंट चार्जेस में जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो जैसे जैसे पीएच बढ़ती है वो पॉजिटिव चार्जेस क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। ठीक है, वो जो चार्जेस है वो अमाउंट बढ़ती है पीएच के साथ। तो 1:1 टाइप में क्या है, पीएच डिपेंडेंट चार्जेस ज़्यादा हैं। अब अगर चार्जेस ज़्यादा हैं तो वहाँ फास्फेट आयन जो H2PO4, एक्चुअली जो फास्फोरस की बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं H2PO4 एंड HPO4 माइनस की बात कर रहे हैं, हम इस फास्फेट की बात कर रहे हैं, प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट एंड सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट। तो पीएच डिपेंडेंट चार्जेस ज़्यादा होंगे तो इनको एब्जॉर्प्शन करने की कैपेसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तीसरा टाइप ऑफ मिनरल हो सकता है कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट बहुत ज़्यादा हो। तो कैल्शियम कार्बोनेट भी में क्या होता है, वहाँ भी एब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ कुछ पॉजिटिव चार्ज उस पर पास रहते हैं या उस पर जा कर के प्रेसिपिटेट करने लगता है फास्फोरस, और कैल्शियम फास्फेट के साथ भी इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाता है। तो लेकिन जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करे। तो ये इस टाइप के मिनरल्स ज़्यादा हैं तो वहाँ फास्फोरस एब्जॉर्प्शन क्या, फास्फोरस फिक्सेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये एक रीज़न है कि क्यों 1:1 टाइप के साथ ज़्यादा हो रहा है। जहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है वहाँ फास्फोरस फिक्सेशन क्यों ज़्यादा हो रहा है। अनदर टाइप ऑफ सॉइल मिनरल्स में क्ले कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्ले, तो जिस सॉइल में क्ले होगा, कंटेंट ज़्यादा होगा, वहाँ फिक्सेशन ज़्यादा होगा। एक्चुअली क्ले हैव मोर सरफेस एरिया, तो मोर रिएक्टिव साइट्स होती हैं वहाँ ज़्यादा चार्जेस होते हैं क्ले में एज़ कम्पेयर टू सैंड एंड सिल्ट। तो क्ले ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली चार्जेस ज़्यादा हैं, रिएक्टिव साइट ज़्यादा है, तो वहाँ फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। तो क्ले कंटेंट हो और सॉइल कैल्केरियस हो, मतलब उसमें कैल्शियम कार्बोनेट हो, डेफिनेटली वहाँ फास्फोरस फिक्सेशन ज़्यादा होगा कैल्केरियस क्ले सॉइल में। तो ये इफेक्ट है सॉइल मिनरल्स का। तो क्ले सॉइल में पी फिक्सेशन कैपेसिटी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा है, रिएक्टिव साइट्स ज़्यादा अवेलेबल होती हैं एब्जॉर्ब करने के लिए। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज सॉइल पीएच। तो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सॉइल पीएच का क्या रोल है, जो इसका पहला लेक्चर मैंने अपलोड किया था। क्योंकि जब सॉइल पीएच एसिडिक होती है तो एल्युमिनियम एंड आयरन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, उनकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो फास्फोरस के साथ कंपाउंड बनाते हैं और एल्युमिनियम फास्फेट और आयरन फास्फेट कंपाउंड बनाते हैं, और ये इनसॉल्युबल कंपाउंड होते हैं जो प्लांट को अवेलेबल नहीं होते, सॉल्यूशन में पी नहीं आ पाता है। तो अगर एसिडिक पीएच है तो एल्युमिनियम फास्फेट कंपाउंड्स ज़्यादा होंगे, आयरन फास्फेट कंपाउंड ज़्यादा होंगे। अगर पीएच ज़्यादा होती है, अल्कलाइन होती है, तो वहाँ कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा होता है और कैल्शियम फास्फेट ज़्यादा होते हैं, और ये कैल्शियम फास्फेट भी क्या होते हैं, डाई कैल्शियम फास्फेट बनते हैं, फिर उसके बाद ट्राई कैल्शियम फास्फेट बनते हैं, फिर उसके बाद एपेटाइट बन जाते हैं जो इनसॉल्युबल कंपाउंड होते हैं। तो डाई कैल्शियम फास्फेट, ट्राई कैल्शियम फास्फेट, एपेटाइट, ऑक्टा कैल्शियम फास्फेट, ये सब क्या है, इनसॉल्युबल कंपाउंड है, और फास्फोरस फिक्सेशन ज़्यादा हो जाता है, इनसॉल्युबल कंपाउंड ज़्यादा बनते हैं, और फास्फोरस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, पुअर हो जाती है। तो एसिडिक सॉइल में एल्युमिनियम आयरन की वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी रिड्यूस हो रही है, और हायर पीएच पे कैल्शियम की वजह से। तो यहाँ पे अगर न्यूट्रल पीएच है तो वहाँ क्ले ज़्यादा फिक्सेशन करने लगता है। तो ये पीएच का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो लेकिन जो ऐसी पीएच रेंज जहाँ एब्जॉर्प्शन सबसे कम हो, वहाँ जो है फास्फोरस सॉल्युबिलिटी या अवेलेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी जिस पीएच रेंज पे। तो ये जनरली सॉइल में देखा गया है कि पीएच 6 to 6.5 इस पीएच रेंज पे क्या है, एब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है। दैट्स वाई फास्फोरस अवेलेबिलिटी इज मोर एट दिस पीएच। तो स्लाइटली एसिडिक पीएच की साइड पे क्या होगा, फास्फोरस फिक्सेशन कम होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा, और अवेलेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अनदर फैक्टर इज कैटायन एंड एनाइन इफेक्ट। तो देखिए अगर क्ले कॉम्प्लेक्स पे मान लीजिए कैल्शियम है और दूसरे क्ले कॉम्प्लेक्स पे मान लीजिए सोडियम है, तो यहाँ देखिए कैल्शियम डबल चार्ज है, तो ये एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी फास्फेट के साथ ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू मोनोवैलेंट सोडियम। तो जो डाइवैलेंट कैटायंस होंगे वो फास्फेट के साथ ज़्यादा एब्जॉर्प्शन स्ट्रेंथ शो करेंगे एज कम्पेयर टू मोनोवैलेंट। तो जिस सॉइल में डाइवैलेंट कैटायन ज़्यादा होगा या कैल्शियम ज़्यादा होगा, वहाँ फास्फोरस फिक्सेशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू मोनोवैलेंट। तो ये कैटायन इफेक्ट है। एनाइन इफेक्ट में क्या है, देखिए एनाइन इफेक्ट में जो दूसरे एनाइंस हैं लाइक क्लोराइड, नाइट्रेट, हाइड्रोक्सिल आयन है, सल्फेट आयन्स हैं, मॉलिबेडेट आयन है, ये कंपटीशन करते हैं फास्फेट आयन के साथ एक्टिव साइट पे जाने के लिए। लेकिन जो
सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है वो फास्फेट आयन की है। सबसे ज़्यादा जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है वो फास्फेट आयन टाइटली बॉन्ड रहता है। उसके बाद सल्फेट आयन रहते हैं, फिर नाइट्रेट है, क्लोराइड है, हाइड्रोक्सिल आयन्स है। तो ऐसा नहीं होता कि फास्फेट साइड पे है और उसको जाके नाइट्रेट रिप्लेस कर दे, या सल्फेट उसको रिप्लेस कर दे, या हाइड्रोक्सिल आयन उसको रिप्लेस कर दे। उनकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती कि फास्फेट को वहाँ से रिलीज करा सकें। लेकिन अगर एनाइंस ज़्यादा हैं, लाइक सल्फेट ज़्यादा है, मोलिबेटेड आयन्स ज़्यादा हैं, तो फास्फेट को उसको वहाँ से एड्जॉर्ब, वहाँ उसको हटा करके एक्सचेंज करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी और कंपटीशन ज़्यादा होगा। सल्फेट आयन ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, या नाइट्रेट ज़्यादा ऑक्यूपाई, नाइट्रेट तो नहीं करेंगे, क्लोराइड भी नहीं करेंगे, ओनली सल्फेट और मोलिबेट करेंगे। तो वहाँ उसको कंपटीशन ज़्यादा फेस होगा और एड्जॉर्प्शन उतना नहीं होगा जो इनकी एब्सेंस में होता। तो अगर एनाइंस ज़्यादा हैं तो फास्फेट विल फेस कंपटीशन विद दी अदर कैटाइंस लाइक मोलिबेट, सल्फेट, और सिलिकॉन के साथ जो सिलिकेट जो आयंस बनेंगे उनके साथ करेगा, और हाइड्रोक्सिल आयन के साथ कंपटीशन ज़्यादा होगा। तो उस केस में क्या होगा, फिक्सेशन कम होगा। अनदर इज एक्सटेंट ऑफ पी सैचुरेशन। तो देखिए क्ले कॉम्प्लेक्स से मान लीजिए ये क्ले है और यहाँ पहले से ही ऑलरेडी फास्फोरस है। ओके, फास्फोरस इज अटैच्ड और एड्जॉर्ब, और फिर हम बाहर से इसमें फास्फोरस डालें, कोई हम फास्फोरस का सोर्स डालें, तो फास्फेट आयंस क्या होंगे कि फास्फेट आयन ये ऑलरेडी सैचुरेटेड, तो फास्फेट आयन कहाँ रहेंगे, फिर सॉइल सॉल्यूशन में ही रहेंगे। तो सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो अगर सॉइल इज ऑलरेडी सैचुरेटेड विद द फास्फेट आयन, देन एप्लीकेशन ऑफ फास्फेटिक फर्टिलाइजर विल इंक्रीज फास्फेट आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। अगर सॉइल सैचुरेट ही नहीं है, माना जे कि उसमें एक्टिव साइट्स हैं और हमने बाहर से फर्टिलाइजर डाला, माना डीएपी डाला या कोई दूसरा हमने फास्फेटिक फर्टिलाइजर डाला, तो फास्फेट आयन क्या होंगे, तुरंत इस साइट्स पर आ जाएंगे और फिर एड्जॉर्ब हो जाएंगे। तो एक्सटेंट ऑफ फास्फेट सैचुरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच डिसाइड द फास्फोरस कंटेंट इन सॉल्यूशन। अनदर इज ऑर्गेनिक मैटर। तो देखिए ऑर्गेनिक मैटर कई तरह से फास्फोरस की एबिलिटी को इंक्रीज करता है। ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा तो वहाँ फास्फोरस एबिलिटी ज़्यादा होगी। इसके कई रीजंस होते हैं। तो पहला रीज़न तो क्या है कि जो ऑर्गेनिक मैटर का जो डिकम्पोजिशन होता है उसमें कई तरह के एसिड्स बनते हैं और माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रो एक्टिविटी से भी जो है फास्फोरस सॉल्युबलाइजेशन बढ़ता है, क्योंकि एसिड रिलीज करते हैं, वो सॉल्युबलाइज करते हैं, जो कैल्शियम फास्फेट होता है उसको सॉल्युबलाइज करते हैं। दूसरा, कई तरह के ऑर्गेनोफॉस्फेट्स कंपाउंड बनते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड, एंड दीज आर easily accessible to plant और easily assimilated by plant। तो इन ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स, जो ऑर्गेनिक मैटर बना है, जो कंपाउंड्स बने हैं, फास्फेट्स के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और ये क्विकली एसिमिलेटेड बाय प्लांट और प्लांट इसको ईजिली ले लेता है, तो फास्फोरस की एबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा इसमें क्या रहता है कि जो एनाइंस बनते हैं लाइक साइट्रेट, ऑर्गेनिक एनाइंस, साइट्रेट, मेलेट, और भी तरह के जो बनेंगे, ऑक्सलेट, किस तरह के भी जो भी बन रहे हैं कई तरह के, तो ये ऑक्सलेट एनाइन क्या करते हैं, ये क्ले कॉम्प्लेक्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्ले कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे आके इसको सैचुरेट कर देते हैं। तो ये बाइंडिंग साइट पे क्या आ गए, ये ऑर्गेनिक एनाइंस आ गए। तो वहाँ अब फास्फेट को जगह मिलेगी ही नहीं वहाँ पे एड्जॉर्ब होने की। तो फास्फेट आयन कहाँ रहेंगे, सॉल्यूशन में रहेंगे। जब सॉल्यूशन में रहेंगे तो एबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे इनऑर्गेनिक एनाइंस का इफेक्ट है, वैसे ही ऑर्गेनिक एनाइंस का भी इफेक्ट है। तो ऑर्गेनिक एनाइंस ज़्यादा होंगे तो क्ले कॉम्प्लेक्स पे आ जाएंगे। जब क्ले कॉम्प्लेक्स पे आएंगे तो फास्फेट को साइट ही नहीं मिलेगी उस पर एड्जॉर्ब होने की, तो कहाँ रहेगा, सॉल्यूशन में, वो प्लांट को अवेलेबल हो जाएगा। ये रहता है एक इसका इफेक्ट। तीसरा इफेक्ट इसका ये रहता है कि जो फास्फोरस एड्जॉर्प्शन हो रहा है मेनली कहाँ हो रहा है, एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड्स पे हो रहा है। तो मैंने इसको बताया 2-3 तरीके से होता है, चाहे तो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, या इन पे जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उस पर जाके एड्जॉर्ब हो जाता है। तो जब इसकी एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड्स हैं सॉइल के अंदर, तो इस पर डेफिनेटली क्या होगा, फास्फेट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। अब ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं या ह्यूमिक जो कंपाउंड्स बनते हैं या ह्यूमस बनता है, इन कंपाउंड्स की कोटिंग कर देता है, चारों तरफ से कोट कर देता है। अब जब ये कोटिंग हो जाती है इस तरह से, तो जो फास्फेट आयन इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाएगा। तो कोटिंग ऑफ ह्यूमिक सब्सटेंसेस अराउंड दी एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड्स, तो वहाँ फास्फोरस एब्जॉर्प्शन क्या होगा, होगा ही नहीं। और फिर जब नहीं होगा तो कहाँ रहेगा, सॉल्यूशन में रहेगा और प्लांट को अवेलेबल हो जाएगा। ये ऑर्गेनिक मैटर का बड़ा इम्पैक्ट है। और मैंने माइक्रोब्स को तो बताया ही कि कुछ माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी,
उससे जो है कुछ फास्फोरस सोलुलाइजिंग बैक्टीरिया बढ़ेंगे, उससे जो है फास्फोरस की सोलबिलिटी बढ़ेगी। इसमें एक ऑर्गेनिक मैटर में एक इम्पैक्ट ग्रीन मैन्योर का भी बहुत अच्छा आता है। जब हम ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं तो फास्फेट की अवेलेबिलिटी बढ़ती है। तो उसमें क्या होगा, जब हम ग्रीन मैन्योरिंग करेंगे तो एक तो उसका जब उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा तो ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबिलिटी तो बढ़ेगी, उसमें CO2 रिलीज होगी। तो जो CO2 रिलीज होगी डिकम्पोजिशन में, ये वाटर के साथ मिलकर क्या बनाएगी, कार्बोनिक एसिड बनाएगी, H2CO3। अब ये कार्बोनिक एसिड क्या करेगा, कैल्शियम फास्फेट को डिसॉल्व करेगा। जो कैल्शियम फास्फेट में रहते हैं, जो एपेटाइट रहते हैं या ऑक्टा कैल्शियम फास्फेट हैं या डाई कैल्शियम फास्फेट हैं, ये एसिड में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो जब कार्बोनिक एसिड बनेगा तो कैल्शियम फास्फेट की जो फॉर्म है वो डिसॉल्व होने लगेगी और फास्फेट वहाँ से रिलीज होगा, तो उससे फास्फोरस की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। तो ग्रीन मैन्योरिंग से इस तरह से फास्फोरस की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। अनदर इज टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर का जो रोल है वो केमिकल रिएक्शन को डिसाइड करने में है। तो जनरली क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है केमिकल रिएक्शन बढ़ते हैं। अब जो फास्फोरस एड्जॉर्प्शन हो रहा है एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड्स पे, इस पर बहुत ज़्यादा जो फास्फोरस इसी से डिसाइड हो रहा है। तो जो ये केमिकल रिएक्शन है एक तरह की कि उसमें एड्जॉर्ब हुआ या उसमें बॉन्ड बनाए या पॉजिटिव चार्ज पर अट्रैक्ट हुआ, तो ये केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर के साथ बढ़ जाते हैं। तो जब से एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, तो फास्फोरस फिक्सेशन बढ़ेगा और फास्फोरस की अवेलेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो जो वार्मर रीजन है वहाँ क्या होगा, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ फास्फोरस फिक्सेशन क्या होगा एज कम्पेयर टू कूलर रीजन। तो जो टेम्परेट रीजन है वहाँ फास्फोरस फिक्सेशन कम होगा और जो वार्मर रीजन है वहाँ फास्फोरस फिक्सेशन ज़्यादा होगा। दूसरा, टेम्परेचर अगर किसी क्लाइमेट का ज़्यादा है तो वहाँ डेफिनेटली जो वेदरिंग से एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो यहाँ जो टेम्परेचर का रोल है दैट इंक्रीजेज दी केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना फास्फोरस एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा और फास्फोरस की अवेलेबिलिटी रिड्यूस होगी। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज फ्लडिंग। अगर हम खेत में पानी भर दें, जैसे कि ट्रांसप्लांटेड राइस है, खेत में पानी भरा रहता है, तो वहाँ फास्फोरस की अवेलेबिलिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है फास्फोरस की अवेलेबिलिटी? देखिए जब पानी भरा हुआ है तो वहाँ क्या है, एनरोबिक कंडीशन है। तो एनरोबिक कंडीशन होगी तो रिड्यूस कंडीशन होगी, तो एक तो फेरिक फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फेरस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो फेरस फास्फेट है, ठीक है, यहाँ फेरिक के साथ फास्फेट बॉन्ड बनाया गया था, यहाँ फेरस के साथ बनाया हुआ है। तो ये जो फेरस होता है ये सॉल्युबल होता है, ओके, और ये फेरिक क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। तो एक तो क्या होगा, जो फेरिक इज कन्वर्टेड इनटू फेरस, क्योंकि क्या हुआ, एनरोबिक कंडीशन हुई, रिड्यूस कंडीशन हुई, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रिपल से किस में आ गई, डबल में आ गई। तो सॉल्युबल फेरस फास्फेट कंपाउंड बनेंगे जो डिसॉल्व हो जाएंगे और प्लांट को अवेलेबल होंगे, ठीक है। एक तो ये रहेगा। दूसरा क्या होता है, एल्युमिनियम फास्फेट की हाइड्रोलिसिस स्टार्ट हो जाती है, और हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, एल्युमिनियम फास्फेट जो है AlOH2 AlOH होल थ्राइस में कन्वर्ट होने लगता है और वहाँ से फास्फेट रिलीज होता है। तो जब भी फ्लडिंग कंडीशन होगी तो जहाँ एल्युमिनियम और आयरन के कंपाउंड हैं वो धीरे धीरे क्या होंगे, रिलीज होंगे। एक तो फास्फेट ये फेरस सॉल्युबल कंपाउंड बनेगा, हाइड्रोलिसिस होगी, एल्युमिनियम फास्फेट का हाइड्रोलिसिस होगा, उसमें से फास्फेट रिलीज होकर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे। तो AlOH होल थ्राइस बनने शुरू हो जाएंगे और यहाँ जो फास्फेट था वो हट जाएगा और OH आयन आने शुरू हो जाएंगे, तो फास्फोरस की एबिलिटी बढ़ेगी। अगर सॉइल मान लीजिए कैल्केरियस है, जिसमें कैल्शियम कंटेंट क्या है, ज़्यादा है, वहाँ कैल्शियम फास्फेट है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब फ्लडिंग हो रही है, पानी भरा हुआ है, तो वहाँ एनरोबिक कंडीशन है, तो वहाँ CO2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो CO2 क्या करेगी, फिर पानी से रिएक्ट करके क्या बनाएगी, कार्बोनिक एसिड बनाएगी, और ये कार्बोनिक एसिड क्या करेगा, वही कैल्शियम फास्फेट को क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा, उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाएगा। एपेटाइट होगा या डाई कैल्शियम फास्फेट होंगे या ऑक्टा कैल्शियम हो या ट्राई कैल्शियम फास्फेट हो, तो उससे क्या होगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगेगी। तो जो ट्रांसप्लांटेड राइस होगा वहाँ जो है फास्फोरस की एबिलिटी बढ़ेगी एज कम्पेयर टू जो आपका एरेटेड राइस है, एरोबिक राइस है या आपका अपलैंड राइस है, उसके कंपेयर में जहाँ ट्रांसप्लांटिंग हुई है वहाँ फास्फोरस एबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये मैंने आपको फैक्टर्स बताए कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर थे। तो ये आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा एड्जॉर्प्शन और प्रेसिपिटेशन के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। तो इसमें हमने देखा कि जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है वो एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड का हो रहा है एसिडिक कंडीशन में, और एल्कलाइन कंडीशन में कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसके एड्जॉर्प्शन और प्रेसिपिटेशन में।
तो किसी भी तरह की सॉइल हो, एसिडिक हो रही हो या एल्कलाइन हो रही हो, वहाँ फास्फोरस फिक्सेशन होता है। तो ये फास्फोरस फिक्सेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसका फिर मैनेजमेंट किया जाता है। किस तरह से हम इसको करें कि हमारा फास्फोरस फिक्सेशन कम हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फास्फोरस को बैंड में अप्लाई करते हैं, पूरे ब्रॉडकास्टिंग सॉइल में नहीं करते। अगर हम पूरे ब्रॉडकास्टिंग कर देंगे तो फास्फोरस पूरी सॉइल में मिल जाएगा और फिर वो फिक्स हो जाएगा। तो बैंड, नैरो बैंड में फास्फोरस को हम डालते हैं ताकि कम वॉल्यूम में आए, और जिस वॉल्यूम में आए वहाँ साइट्स को पहले सैचुरेट कर देगा और फिर बाद में सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो एक तो उसका पूरी सॉइल वॉल्यूम में नहीं आ पाता है, दूसरा नैरो जेन में रहता है तो वहाँ की साइट्स को ही केवल सैचुरेट करता है और फिर अवेलेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। तो ये फैक्टर्स से जो फास्फोरस फिक्सेशन को अफेक्ट करते हैं। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर को लाइक करें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से अभी हम फर्टिलिटी के और लेक्चर आगे डालते रहेंगे ताकि आप पूरा फर्टिलिटी का कंसेप्ट समझ सकें। थैंक यू वेरी मच।